हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले क्वेश्चंस है और मैं इजी वे से आप लोगों को बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, सो दैट आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए, सो दैट आप क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स अच्छे से सीख ले सकते हैं। और एक चीज़ जो है सो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, और आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इजी से इजी वे में जो है सो मैं आपको हर चार सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराते रहूँगा। सो अपने को पॉलिटिकल साइंस में जो है सो देखो 5 यूनिट्स में से लॉन्ग आंसर्स आ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन गवर्नमेंट, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एमरजेंस ऑफ तेलंगाना स्टेट। सो अपने को इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन का सिस्टम इन इंडिया डैम श्योर क्वेश्चन आता। सो अपन वो प्रीफर कर लेंगे। उसके बाद में जो है सो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके नोट्स या क्या बोलते हैं आपको पीडीएफ होना रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, सो दैट वहाँ पर मैं जो है सो अपने पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। सो अपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या है, ये लास्ट मिनट है, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ के रहे तो ये क्वेश्चंस को जो है सो जस्ट आप सुन के समझिए और भी अच्छे से पढ़ लिखने की कोशिश करिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो बच्चे जो है सो डायरेक्ट ये आंसर्स पढ़ लीजिए, आपको 10 आउट ऑफ 10 डैम श्योर आएंगे। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. It is a written and lengthiest constitution with voluminous size, blend of unitary and federal features and flexibility and rigidity. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपन किसको बोल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक बुक है अपनी, उसके अंदर क्या लिखे हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है बोल रहे अपन, वो रिटर्न लिखे भी है और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के बोल रहे, उसका साइज जो है सो सबसे ज़्यादा है बोल के बोल रहे। उसके अंदर क्या है, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स है, जो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल भी है, रिजिडिटी भी है। फ्लेक्सिबल माने जो है सो चेंज हो सकते हैं, रिजिडिटी बोले तो चेंज नहीं होने को। सो अपने क्या है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग। सो आप लोग क्या करना, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग बोल के पहले 10 साइड हेडिंग्स लिख लेना। आंसर बड़ा होने की टेक्निक है, देखो 10 साइड हेडिंग्स पूरे एक साथ 10 हेडिंग्स लिख लेके उसके बाद एक एक हेडिंग को क्या करना, डिफाइन करना। वैसा डिफाइन करे समझ जाओ, आप लोगों का आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता और 10 आउट ऑफ 10 आते हैं आप लोगों को। सो फर्स्ट साइड हेडिंग क्या है अपनी, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. इट वॉज ड्राफ्टेड, डिबेटेड एंड एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. It took 2 years, 11 months and 18 days to write and enact the constitution. Originally, Indian constitution consists of 395 articles divided into 22 parts with 8 schedules. At present, it contains 486 articles, 25 parts and 12 schedules. Indian constitution क्या है, एक written document है, वो draft करे सो अपन लाए सो है किसी से, उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा करे अपन, डिबेट बोले तो उसके बाद चर्चा हुए बने से कौन सी चीज़ें सही है कौन सी चीज़ें गलत है, वो चीज़ को एनैक्ट करके अपन क्या करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। इसमें जो है सो कितने साल लगे कहते अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कहते लिखने और एनैक्ट करने वाले तो पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस करने में। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है कहते, 395 आर्टिकल्स है कहते, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है कहते, 22 पार्ट्स में डिवाइड है कहते, और उसके अंदर कितने शेड्यूल्स है कहते, 8 शेड्यूल्स है कहते। लेकिन अब प्रेजेंटली कितने हैं कहते अपने पास, 486 आर्टिकल्स है, वो 25 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और 12 शेड्यूल्स है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज ए सवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक पब्लिक। सो इंडिया इज क्या है कहते, सवरेन है। सवरेन बोले तो इंडिया के अंदर एक चीफ है, उन्होंने जो है सो ऑपरेट करते हैं इंडिया को। नेक्स्ट क्या है, सोशलिस्ट, सब जने मिलजुल के रहना। सेक्युलर है बोले तो यहाँ पे धर्म भेदभाव नहीं रहता। और एक चीज़ क्या है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोले तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोले तो पब्लिक की सुनने वाले हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं, कोई भी किसी को भी एनाक्ट कर रहे या पीएम बना रहे, अपन सीएम बना रहे, समझ जाओ ये कौन चूज़ करते, अपन पब्लिक चूज़ करते। सो टू द पीपल फॉर द पीपल है अपने इंडिया। सो विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिकम ए सवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड democratic republic. Noble aims and objectives. The Indian Constitution secures to all its citizens जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल मैटर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, सिटीजन्स के बारे में, जस्टिस के बारे में बोले तो सबको सही चीज़ देना बोल के, क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है कॉम्बिनेशन है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, रिजिडिटी बोले तो कोई चीज़ को चेंज नहीं कर सकते अपन, फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो वो चीज़ को टाइम के हिसाब से अपन चेंज कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड विद रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ सिंपल
simple majority. For example, the formation of new states principles can be amended fundamental rights through 2/3 majority method in parliament. कि इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कहते हैं रिजिड है, फ्लेक्सिबल मेथड से कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी में। जब फ्लेक्सिबल बोले तो जैसे कि अब क्या है, अब जो है सो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से जैसे कि अब क्या है लेटेस्ट जो है सो अपने को बुरखा का चल रहा था, नखा हिजाब जो है सो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है बोल के, तो वो क्या था, रिजिड था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ था कि क्या बोलते हैं स्कूल्स या जो है सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपन जो है सो अपने हिसाब से ड्रेसिंग कर सकते हैं बोल के लिखे हुआ था। तो उस चीज़ को क्या करें अपन, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या करे, क्या बोलते, बहुत सारे लोग क्या बोले वो हिजाब बैन करो, हिजाब बैन करो बोल के बोले, लेकिन हिजाब बैन कर सके नहीं कर सके क्योंकि वो क्या है रिजिड मेथड था, रिजिडिटी है वो। क्योंकि क्या बोलते हर सिटीज़न जो है सो अपने रिलीजियंस को क्या बोलते फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है अपन, तो क्या बोलते रिलीजियन को एक्सेप्ट करना, अपने रिलीजियन को अपन मान सकते बोल के। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो जैसे कि ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक क्या था, एक फ्लेक्सिबल में क्या बोलते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ था कि ट्रिपल का तलाक को आगे जाके लोगों को समझ में नहीं आया तो उसको चेंज कर सकते, इसीलिए क्या हो गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिपल तलाक को जो है सो इनवैलिड कर दिए। लेकिन इस्लाम में जो है सो वैलिड ही है अभी भी, लेकिन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ट्रिपल तलाक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या है अपने वो उसको क्या बोल रहे हैं अपन फ्लेक्सिबल हो रहे, क्योंकि अपन चेंज कर रहे एज पर द टाइम्स, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जा रहा, टाइम बीतते जा रहा, उस हिसाब से अपन चीज़ें चेंज कर सक रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बोले तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन फ्लेक्सिबल हो रहे, और थोड़े चीज़ें चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोल रहे हैं अपन रिजिडिटी बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर B.R. Ambedkar and other eminent leaders describe Indian constitution as federal on tilting towards unitary one KC where are remarked that India is a क्वारी फेडरेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और अदर एमिनेंट लीडर्स मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाए, एक फेडरल बनाए। फेडरल बोले तो सब स्टेट्स मिलकर क्या करना, आगे बढ़ने का सोचना। फेडरल है, यूनिटरी है बोले तो यूनिट में रहकर इंडिया को जो है सो आगे बढ़ाना, हर स्टेट को क्या है डेवलप करना बोल के है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्लियामेंट control over the union executive, nominal status of the president etc. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंट्रोड्यूस करे, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट लेवल में क्या है अपने पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है सो उसके अंदर क्या रहते हैं प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप्स रहते हैं, कलेक्टिव के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं अपन, पार्लियामेंट्स में कंट्रोल के बनाते हैं अपन यूनियन एग्जीक्यूटिव का, और नॉमिनल स्टेटस बनाते हैं अपन प्रेसिडेंट का एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है अपने को इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हेंस द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट फियर और फेवर टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोले तो जर्जिंग अपने पास जो है सो किसी के भी फेवर में नहीं होती, जर्जा जो है सो अपने हिसाब से जो चीज़ करेक्ट है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ को क्या करते हैं अपन लॉ को ना कंसिडर करते। सो वो लोग किसी से नहीं डरते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है सो अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करते, एग्जीक्यूटिव से भी नहीं डरते वो लोग, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन से भी नहीं करते। एग्जीक्यूटिव बोले तो जो रूल्स लिखता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव किसको बोल रहे हैं अपन जो रूल्स को जो है सो लीगलाइज करता बोले तो पब्लिक में लाता, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन लेजिस्लेटिव बोल रहे। जैसे कि एग्जीक्यूटिव चालान लिखा होना, चालान बनाया कि चालान जैसे हेलमेट का चालान 150 रुपीज़ है बोल के उन्हें चालान बनाया, उसको पब्लिक में लाया सो कौन है लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेचर क्या करता, कोई भी चीज़ को पब्लिकली करना रहा तो लेजिस्लेचर करता, और उसके ऊपर गलत या कुछ सही या गलत का डिसीजन लेना बोले तो वो कौन है जुडिशियरी करता। नेक्स्ट क्या है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Part 4 from Article 36 to 51, Principles from Irish Constitution. They pointed out that principles will transform India into a welfare, Gandhian and liberal state. Directive Principles of State Policy कहाँ से है कहते अपने Part 4 Article 36 से लेके 51 में लिखे हुआ है कहते ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनका क्या पॉइंटेड आउट करे क्या बोले तो इंडिया को जो है सो अपन ट्रांसफॉर्म करना एक वेलफेयर बोले तो अच्छे के लिए, और गांधीयन प्रिंसिपल्स यूज़ करना बोले तो अपन जो है सो सत्याग्रह लाइक क्या बोलते हैं अपन जो है सो ज़्यादा वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस रहना, अग्रेसिव नहीं रहना, वो चीज़ों के बारे में बताया। और लिबरल स्टेट बोले तो सबको जो है सो क्या रहना फ्रीडम मिलना बोल के बोले। सिंगल सिटीजनशिप। और कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल दोज पर्सन्स हु आर बॉर्न इन इंडिया और हु आर
रिसाइडेड इन इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अपन जो है सो इंडिया में जो है सो जो भी पैदा हुआ उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, और जो लोग ज़्यादा दिन तक ज़्यादा सालों से इंडिया में रहे तो वो लोग को भी क्या है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बाद क्या मिलता है उन लोगों को भी लीडर क्या बोलते हैं सिटीजनशिप मिल जाती है। फंडामेंटल राइट्स, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लेके आया, कहते हैं पार्ट 3 में अपने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स है, अपने हक के बात आए बोलो। एट फर्स्ट देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट प्रेजेंट ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब कितने हैं, सिर्फ जो है सो 6 फंडामेंटल राइट्स है। दे आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में डैम श्योर आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उसके बाद में अपन 2 क्वेश्चंस और करेंगे। मैं 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 4 में से 3 डैम श्योर आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। आपको जो है सो एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन ही अटेंड करने का, 3 क्वेश्चन के ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स रहेगा, सो आपके यहाँ पे 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है अपना, इलेक्शन कमीशन ऑन इंडिया। Describe the composition, powers and functions of Election Commission of India. Election Commission of India is an independent body and it has the power to supervise, control and direct all elections in India. Election Commission India क्या है, एक independent body है, उसके पास क्या पावर है, उन्हें supervise भी कर सकता, कंट्रोल भी कर सकता, डायरेक्ट भी कर सकता, पूरे elections इंडिया में हुए। So composition of Election Commission. Central Election Commission includes a chairman who is chief election commissioner and 2 election commissioners. इसके अंदर क्या है, एक चेयरमैन है कहते हैं, उन्हें जो है सो चीफ है इलेक्शन कमिश्नर का, और उसके साथ साथ कौन है कहते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है उसके हाथ के नीचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट, हिज सर्विस पीरियड इज 6 years and he can resign on his own or can be removed if he finds incapable for the position by passing a resolution in both house of parliament. So क्या बोलते हैं, इंडियन का इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते कहते हैं। उसकी सर्विस पीरियड कितना है, 6 साल रहता। वो रिज़ाइन अपने आप से भी दे सकता है, या क्या बोलते हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर उन्हें जो है सो वो पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं रहा तो। जब क्या कर सकते हैं अपन, उसको जो है सो रिमूव कर सकते हैं, या तो उन्हें खुद से भी क्या होता है रिज़ाइन दे सकता है बोल के बोल रहे पर। Powers and functions of Election Commission. The commission identifies and divides all the parties across India as national, regional and sub-regional political parties during electoral symbol allotment. The commission क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिया क्या आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई करते कहते, उसके बाद क्या करते कहते पार्टीज़ को डिवाइड करते, नेशनल कौन सी पार्टी को देना, रीजनल कौन सी पार्टी है, सब रीजनल पार्टीज़ कौन है, कब देते कहते ये इलेक्ट्रल सिंबल अलॉटमेंट, जब उन लोगों को सिंबल देते, लाइक क्या बोलते हैं, जैसे कि अब बीजेपी है लोटस फ्लावर है, कांग्रेस है हाथ का मार्क है, सो ये सिंबल्स देते वक्त में क्या करते हैं, उन लोगों को डिसाइड करते कि ये क्या बोलते हैं नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है या सब रीजनल पार्टी है। इट एनरोल्स ऑल द सिटीजन्स हु हैव कंप्लीटेड 18 years एज वोटर्स, इट एड्स एंड डिलीट्स एंड अपडेट्स द वोटर लिस्ट टू कंडक्ट इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन इंडिया ही क्या करती कहते हैं, जो लोग 18 साल के हुए उन लोगों को वोटर ID देते हैं, उन लोगों को ऐड भी कर, थोड़े जनों को जैसे कि क्या बोलते हैं नए वोटर्स आए 18 years जो हुए उन लोगों को ऐड करते हैं, जिसकी एज ख़त्म हो गई या मर गए वो लोग को क्या करते हैं, इलेक्शन क्या बोलते हैं वोटर्स में, वोटर लिस्ट में से क्या करते हैं डिलीट कर देते, या कुछ अपडेट भी करना है समझो, लाइक एड्रेस प्रूफ या फोटो कार्ड कुछ भी अपडेट भी करना है तो कौन करते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। इट इन्फॉर्म्स द स्केड्यूल्स एंड डेट्स फॉर जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इन्हें क्या इन्फॉर्म करता, स्केड्यूल्स बोले तो कौन से महीने में जो है सो इलेक्शंस लगाना और कौन से दिन जो है सो जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करना या बाई इलेक्शंस कंडक्ट करना, वो डेट्स बता देता। इट प्रिपेयर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये इलेक्शन कमीशन इंडिया ही क्या देते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं जब वो फॉलो होना पॉलिटिकल पार्टीज कब, इलेक्शंस के टाइम पे, लाइक कैश को इधर से उधर नहीं लग जाना, और क्या बोलते हैं क्या इलेक्शन से 2 दिन 3 दिन पहले नारे नहीं लगाना या जुलूस नहीं निकालना, वो चीज़ सब चीज़ कौन प्रिपेयर करके देते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देते पॉलिटिकल पार्टीज़ को। नेक्स्ट क्या है, क्या इन ऑर्डर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री इट मॉनिटर्स द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस यूजिंग डिपार्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, अगर जो है सो कंडक्ट इनला ही जो है सो कंडक्ट फ्री और फेयर इलेक्शंस होना कंट्री में बोले तो इनला क्या करते हैं, जो इलेक्शंस के मशीन्स आते हैं उन लोगों को भी क्या करते हैं, उनला चेक मॉनिटर करते, लाइक कैमरा लगा के चेक करते, या सब चीज़ आप पहले चेक करके उसके बाद में क्या करते, वो मशीन्स को जो है सो अपने इलेक्शंस में यूज़ करते।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ माल प्रैक्टिस इट कॉल्स ऑफ और पोस्टपोन द पोल्स। अगर कुछ भी माल प्रैक्टिसिंग हुई, बोले तो चीटिंग कुछ तो भी हुई समझ जाओ, उनला या तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं इलेक्शंस को, या तो इलेक्शंस ही ख़त्म कर दे सकते हैं। इट सजेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ ए लेजिस्लेचर। इलेक्शन कमीशन इंडिया ही क्या किसको सजेस्ट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो गवर्नर को सजेस्ट करते हैं कोई भी जो है सो लेजिस्लेचर को रिमूव करना रहा था। इट होल्ड्स जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस फॉर राज्यसभा, state legislative assembly and legislative council. It also conduct election for president and vice president of India. ये लोग ही जो है सो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंडक्ट करते हैं। और एक चीज़ जो है सो ना किसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस भी कौन है कंडक्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। इट डेजिग्नेट्स इलेक्शन पर्सनल्स को कंडक्ट इलेक्शंस। दे इंक्लूड ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिशियल्स एंड अदर्स। इन लाइन जो है सो क्या करते हैं? इलेक्शन पर्सनल बोलते हो ड्यूटीज़, जो लोगों को ड्यूटीज़ देते हैं ना, जैसे कि ऑब्जर्वर्स की, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की, रिटर्निंग ऑफिसर्स की, काम देते सभी कौन देते वो लोग को? इलेक्शन कमीशन इंडिया वाले ही सेलेक्ट करते कौन क्या काम करना बोल के। नेक्स्ट है इट अपॉइंट्स इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड सर्व्स एज ए कोर्ट टू रिजॉल्व पोल डिस्प्यूट्स लाइक रिकग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, असाइनिंग इलेक्ट्रल सिंबल्स एक्सेट्रा। इनला क्या करते हैं? एक ट्रिब्यूनल बनाते, वो ट्रिब्यूनल में क्या करते बोले तो रिजॉल्व करते कौन से भी लड़ाया हमें समझो इलेक्शंस का रिलेटेड, उसको जो है सो क्या बोलते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ के रैलीज़ के लिए इसलिए लड़ाया हुए, तो वो भी कौन देख लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लेते। ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में डैम श्योर आने वाला है। और एक क्वेश्चन बताओ, और दो क्वेश्चन बोलता हूँ, उसमें से भी जो है सर एक क्वेश्चन डैम श्योर आता। फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स क्या है बोल के है ये क्वेश्चन। सो फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेट, अभी पढ़े थे ना अपन फंडामेंटल राइट्स क्या कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड लिखे हुए, कहाँ पे लिखे हुए हैं? कहते पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर मेंशन्स इन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35। द फ्रीडम मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इज द स्पिरिट बिहाइंड दीज प्रोविजंस। ये मेंशन कहाँ पे है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 में फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ये किसके लिए? इंडिपेंडेंट इंडिया रहना बोल के, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है अपना? राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक लिखे हुआ है। आर्टिकल 14 क्या बता रहा है? एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हर पर्सन जो है सो लॉ के सामने इक्वल है और सबके लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है बोल के बोल रहे अपन। आर्टिकल 15 क्या बता रहा? एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली इफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हर सिटीजन जो है सो सेम है, उसका रिलीजन रहो, रेस रहो या कौन सा भी जेंडर रहो, उसका प्लेस और बर्थ कुछ भी रहो, उन्हें जो है सो इक्वल लेवल के हो रहे। आर्टिकल 16 क्या बताया? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। हर किसी को क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती, चाहे वो कौन से भी मज़हब का हो या कौन से भी क्या बोलते हैं जेंडर का हो, सबको क्या मिलता? एम्प्लॉयमेंट बराबर मिलना बोल के बोले। आर्टिकल 17 स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी। 17 में क्या बोल रहा है? जो अनटचेबिलिटी है ना, वो रूल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्कार्ड कर दे रहे, ख़त्म कर दे रहे, हर किसी को अपन टच कर दे सकते बोल के। आर्टिकल 18 स्टेट्स दैट नो टाइटल एक्सक्लूडिंग ए मिलिट्री और एकेडमिक एजुकेशन साइंटिफिक। क्या बोलते हैं? नो टाइटल बोले तो जैसे कि क्या बोलते हैं महाराजा, महारानी या किंग, क्वीन बोल के लिख लेते ना, वैसे टाइटल्स अपने पास अलाउड नहीं है। खाली क्या टाइटल्स अलाउड है अपने पास? मिलिट्री के पर्सनल्स रहे समझो उन लोगों को अलाउड है, या एकेडमिक लाइक क्या बोलते हैं PhD बोल के लिखे हुआ लिख सकते हैं अपन वो टाइटल के सामने, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किंग क्वीन बोल के नहीं लिखना बोल के बोल रहे। ये थे अपने आर्टिकल 14 से लेके 18। फिर उसके बाद क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से शुरू है अपना? आर्टिकल 19 से 22 तक। द आर्टिकल 19 स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of the India, to practice any profession of business। क्या बोलते हैं? अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपन जो है सो असेंबली क्या बोलते हैं? असेंबल हो सकते बोले तो एक पूरे जने मिल के जो है सो बिना आर्म्स के कोई भी चीज़ कर सकते, जैसे कि नमाज हो गई, पूजा हो गई। यहाँ पे क्या है? अपन आर्म्स नहीं यूज़ करना, एक जगह अपन रह सकते बोल के बोल रहे। फॉर्म एसोसिएशंस बना सकते हैं अपने यूनियंस के बोल के बोल रहे। और क्या बोलते हैं?
बोलते हैं अपने इंडिया में पूरे इंडिया को फ्री में घूम सकते हैं बोल के बोल रहे, लाइक पासपोर्ट या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती बोल के बोल रहे। और एक चीज़ क्या बोल रहे हैं अपन, कौन से पार्ट में इंडिया में, जैसे कि मैं अब हैदराबाद में हूँ, मुंबई में से क्या बोलते हैं री साइड का हो सकता हूँ मैं, या कर्नाटका में हो सकता हूँ, इसके ऊपर भी जो है सो रोक टोक नहीं है कोई भी। और मैं कौन सा भी प्रोफेशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरा प्रोफेशन या बिजनेस कुछ भी कर सकता हूँ बोल के है मेरे को। आर्टिकल 20 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कौन से ही पर्सन को जो है सो क्या बोलते हैं, एक ही पनिशमेंट, एक ही ऑफेंस करा समझ जाओ, ने कोई गलती करा समझो, उसको मोर सेम क्या बोलते हैं पनिशमेंट जो है सेम नहीं देना, बार बार वही उस चीज़ की पनिशमेंट नहीं देना बोल के बोले। आर्टिकल 21 स्टेट्स अबाउट राइट टू लाइफ, हर किसी को जीने का हक है बोल के बोले। आर्टिकल 22 स्टेट्स एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन ऑन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेटेड विद इन 24 आवर्स। कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ तो उन्हें कोर्ट के सामने कितने विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना बोल के। नेक्स्ट है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Article 23 states that the traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited. Right against exploitation बोले तो कोई ख़राबी, क्या बोलते हैं, अपने लोगों को ख़राब नहीं करना या कोई भी चीज़ को, इंडिया के राइट्स को ख़राब नहीं करना। जैसे कि अपन का आर्टिकल 23 क्या बोल रहा, कोई सीख भी जो है सो ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं भीख नहीं मांगना या छोटी एज में जो है सो जॉब नहीं कराना, काम नहीं कराना बोल के बोल रहे, प्रोहिबिटेड बोले तो। आर्टिकल 24 स्टेट्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल के पहले बच्चे जो है सो काम नहीं करना बोल के ये आर्टिकल 24 में बता रहा अपना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 है। आर्टिकल 25 प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजियन। आर्टिकल 26 पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेड एवरी रिलीजियन denomination. Article 27 without pay tax of religion. Article 28 religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of state funds. क्या बोलते पहला क्या बोल रहा है, अपन कौन से भी रिलीजियन का प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल रहा, अपने रिलीजियन के जो भी ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, वो चीज़ों को फॉलो हो सकते बोल के बोल रहे। थर्ड जो है सो अपन टैक्स जो है सो विदाउट पे टैक्स ऑफ रिलीजन, अपन को कोई भी टैक्स नहीं पे करने का रहता रिलीजियन का। और एक चीज़ क्या बोल रहे, रिलीजियन इंस्ट्रक्शन जो है सो आप कौन से भी इंस्टीट्यूशंस में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी स्टेट से फंड नहीं मिलता बोल के बोल रहे हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्या है। आर्टिकल 29 एनी सिटीजन हैविंग ए डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अगर किसी की भी जो है सो डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है या कल्चर है तो उन्हें क्या कर सकता है, उसको कंजर्व कर सकता है, उसको फॉलो हो सकता है बोल के बोल रहे। जैसे कि मेरी लैंग्वेज है क्या है उर्दू, मैं उर्दू को क्या कर सकता हूँ, कल्चर क्या बोलते हैं कंजर्व करना चाहता हूँ बोले तो मैं किसी और को सिखा सकता हूँ, मैं कोई भी रोक टोक नहीं है मेरे ऊपर बोल के बोल रहा है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेजेस शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। बोले तो माइनॉरिटीज़ जैसे कि क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, ये क्या आते हैं माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं ना, ये लोग अपने खुद के क्या बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स के इस्लामिया कॉलेज, ये क्या है, ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है ना, यहाँ पर जो है सो वो लोग अपने माइनॉरिटीज़ कॉलेज बना सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शंस ऑर्डर्स और राइट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस मैंडेनस प्रोहिबिशंस क्वारंटो सिटरी, ये सब नहीं याद रहता आपको, इतना याद रख लो बस है, ऑर्डर्स एंड रेट्स बोल के। सो आर्टिकल 32 में क्या बता रहा बोले तो अपन जो है सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि डायरेक्शंस दे सकते हो ना ऑर्डर्स और रेट्स के ऊपर बोल के बोल रहे हैं अपन। ये सब आपको याद नहीं रहता, इतना पढ़ लेके बस कर दे सकते। सो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, फंडामेंटल राइट्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन टू ए सिटीजन टू टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक एक्टिविटी फ्रीली। क्या बोले फंडामेंटल राइट्स क्या दे रहा है, सिटीजन्स को अपना हक दे रहा है कि हर डेमोक्रेटिक एक्टिविटी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट लेते हैं सोशल वेलफेयर के लिए बोल के बोले। दे आर नेगेटिव इन नेचर एक्शंस एज ए प्रोहिबिट सम। ये क्या है, नेगेटिव इन नेचर है, ये क्या है पॉजिटिव इन नेचर है, एज दिस रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। दे एम टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या होता है फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ को और जो है सो अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर रहे बोल रहे। ये जो है सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, दे एम टू कंडक्ट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। ये क्या कर रहे हैं बोले तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हैं अपने कंट्री में बोल के। इफ़ ए न्यू लॉ और ऑर्डर वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इट बिकम्स वॉइड। अगर कोई भी नया लॉ निकाले या ऑर्डर निकाले वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो तो उसके फॉलो नहीं हो रहा फंडामेंटल राइट्स को,
तो वो लॉ जो है सो खत्म नहीं बनता, बल्कि वो बिकम्स वॉइड बोल के बोल रहे हैं। इफ़ ए लॉ और ऑर्डर वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इट डजंट बिकम वॉइड। कोई भी लॉ और ऑर्डर जो है सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं, अगेंस्ट जा रहा, वायलेट्स कर रहा, फिर भी वो लॉ क्या बन सकता, वॉइड नहीं होता, बोले तो ख़त्म नहीं होता, वो लॉ को चला सकते बोल के बोल रहे हैं अपन। दे ओवरराइड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बोले तो ये क्या बोलते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स की क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, समझो हमेशा कौन जीतता, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि डायरेक्टिव राइट्स के पास उतना हक नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के पास क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। दे कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। दे आर जस्ट, ये फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल है कोर्ट्स के अंदर, ये जस्टिफाइबल नहीं है। दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी लेजिस्लेशन एज दे आर दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है सो हमेशा इनका क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपन, उसके लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये जो है सो हमेशा क्या है, प्रॉपर क्या बोलते हैं सेपरेट लेजिस्लेशन बनाना, इसका रूल्स रेगुलेशंस लिख के ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाना बोल के हो रहे हैं। दे आर इम्प्लीमेंटेड रिगार्डलेस ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये हर गवर्नमेंट के अंडर वर्क होते हैं। ये जैसे जैसे कि थोड़े गवर्नमेंट्स के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि अब देखो गवर्नमेंट किसकी, कांग्रेस की चल रही, कांग्रेस के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे क्या बोलते हैं बस फ्री है, और क्या है लेडीज़ को बस फ्री है, और क्या बोलते हैं घर दे रहे हो ना, वो सब चीज़ें क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ये एज पर द विश ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे केसीआर के टाइम पे उन लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग थे, अब क्या बोलते हैं कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग है। दे एक्ट एज ऑर्डर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। ये फंडामेंटल राइट्स एक ऑर्डर्स की तरह वर्क करते हैं, कौन सी भी गवर्नमेंट के ऊपर या कौन से भी स्टेट के ऊपर। दे एक्ट एज एडवाइस, ये जो है सो एडवाइस के जैसा वर्क करते, क्योंकि ये जो है सो वेलफेयर एक्टिविटी बोलते अच्छे के लिए आते। दे शो द नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। ये क्या बता रहा, नेचर बता रहा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। ये जो है सो क्या बोलते कोई भी क्या बोलते पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को बताता, जो है सो वो लोग कंट्री में लाना चाह रहे बोल के। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क्स के लिए। आप लोग ये 4 परफेक्ट कर लीजिए, डैम श्योर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस 5 मार्क्स के अपलोड करता हूँ मैं, वैसे ही जो है सो इकोनॉमिक्स के भी अपलोड करता हूँ, इंग्लिश के समरीस्ट का अपलोड करता हूँ, अरबिक भी अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं मालूम है वो लोग जो है सो अपने ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे मेरे चैनल को मेंशन करिए, सो दैट मैं जो है सो आप हर किसी को मदद हो सकती। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।